साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी के जाने माने लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी स्वप्न। आधार प्रकाशन से प्रकाशित उनके कहानी संग्रह बचपन की बारिश और अन्य कहानियाँ पुस्तक से ये कहानी ली गई है। हर शाम गणित के नीरस सूत्रों और सवालों को ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, कॉपियों और छात्रों के बीच छोड़कर मैं अपने कमरे की तरफ लौटता हूँ। स्कूल की पीली इमारत और मेरे घर के बीच एक लंबी सकरी कस्बाती सड़क है और उससे कम लंबी, कम सकरी पगडंडी। मैं अक्सर पगडंडी से ही घर लौटता हूँ। निर्जन, अकेली और उदास पगडंडी पर चलना मुझे अच्छा लगता है। पगडंडी की शुरुआत शिवालय के करीब से होती है, इतने नज़दीक से कि उस पगडंडी के सिरहाने खड़े हो तो हम शिवालय के भीतर की घंटियों, नंदी, शिवलिंग, त्रिशूल और इसके आसपास खड़े कस्बाती भक्तों को आसानी से देख सकते हैं। फिर आता है एक लंबा चौड़ा ऊबड़ खाबड़ मैदान जिसके बीच से पगडंडी बहती है। पगडंडी के दोनों किनारों पर जंगली झाड़ियों, छोटी छोटी चट्टानों, लावारिस पेड़ों और जंगली सन्नाटे का वास है। जहाँ ये सन्नाटा टूटता है वहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित कारखानों की चिमनियाँ और उनसे बाहर आता धुआं दिखाई देता है। फिर मैं गुजरता हूँ मजदूरों की कच्ची, तंग और अंधेरी खोलियों के सामने से। उस समय उनके आंगन में उनकी सिगड़ियाँ जलती रहती हैं, उनके बच्चे खेलते रहते हैं और उनकी औरतें घरेलू कामों में व्यस्त होती हैं। मैं कुछ देर के लिए मजदूरों की बस्ती में स्थित गुमटी पर सिगरेट पीता हुआ खड़ा रहता हूँ और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ता हूँ। जहाँ कमरे की सफ़ेद दीवारें, उन पर टंगी तस्वीरें, वहाँ खड़ी लंबी मेज़, कुर्सियाँ, पत्रिकाएँ, किताबें, बिस्तर और ऐसी दूसरी निर्जीव चीज़ें मेरी प्रतीक्षा करती रहती हैं। जीवित चीज़ों के नाम पर वहाँ मौजूद होती हैं छिपकलियाँ, मक्खियाँ और मच्छर। मैं अपने कमरे में लौटकर कपड़े बदलता हूँ, चाय बनाता हूँ, उसे पीने के बाद एक सिगरेट जलाता हूँ और उस सिगरेट के ख़त्म होने के बाद किसी पत्रिका, अखबार या जासूसी उपन्यास के साथ आराम कुर्सी में धंस जाता हूँ। छुट्टियों के दिन हों तो सिनेमा का सहारा होता है। कभी कभी कस्बाती सिनेमा घर में हॉलीवुड की कोई फिल्म या बरसों पुरानी हिंदी फिल्म देखने को मिल जाती है। छुट्टियों के दिन मैं देर तक अपने प्लेयर पर सहगल, गीता दत्त, नूरजहां और ऐसी ही पुरानी आवाज़ों को सुनता रहता हूँ। ये प्लेयर माँ ने अपनी मृत्यु के कुछ बरस पहले ही खरीदा था। मुझे याद है वो शाम जब कॉलेज से लौटकर मैंने माँ को नए रिकॉर्ड प्लेयर और पुराने रिकॉर्डों के साथ देखा था। अब जब मैं लौटता तो मैं उसे अपने कमरे में किसी पुस्तक के साथ या किसी रिकॉर्ड को सुनते हुए पाता। अपने अंतिम दिनों में उसका पुस्तकों, रिकॉर्डों, यात्राओं और ईश्वर से लगाव बढ़ता गया था। उसकी कुछ पुस्तकें अभी मेरे ट्रंक में पड़ी हैं। सोचता हूँ किसी दिन उन लंबे लंबे उपन्यासों को पढ़ूंगा जिन्हें माँ गहरी उत्सुकता के साथ पढ़ती रहती थी। लेकिन मैं पढ़ता नहीं, पढ़ने के बारे में सोचता हूँ। कभी कभी उन पुस्तकों को छूते हुए, खोलते हुए या देखते हुए मुझे अपने बचपन के वे बीमार, नीरस और दयनीय दिन याद आते हैं जब माँ इन पुस्तकों में डूबी रहती थी और मैं एक पिताहीन, बीमार और मित्रहीन लड़का उन लंबी शामों में पड़ोस के मंदिर की सीढ़ियों पर, अपने घर की टेरेस पर या अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ नींद, सुबह और ममता की प्रतीक्षा करता रहता था। उन दिनों माँ की अपनी एक अलग दुनिया थी, मुझसे अलग थलग, मेरे बचपन से अछूती। उसका स्कूल दोपहर में छूट जाता, वो बस से घर लौटती, दोपहर का भोजन तैयार करती, स्कूल में मेरा डिब्बा भिजवाती और उसके बाद अपने पलंग में लेटे हुए पढ़ती रहती। मैं स्कूल से लौटता तो मेरी आहट के कारण सरसरी निगाह से मेरी तरफ देखती, मुस्कुराती और किसी औपचारिक वाक्य के बाद दोबारा अपनी पुस्तक में खो जाती। शाम ढलती, रात का खाना बनाने के लिए नौकरानी आती, खाना बनाती और अपने घर लौट जाती। नौकरानी जब तक रहती तब तक बर्तनों, स्टोव और नल से आती आवाज़ों के कारण घर का गहरा सन्नाटा टूटता रहता। जब वो चली जाती तो घर के भुतहे सन्नाटे को सुनते हुए करीब के कब्रिस्तान पर उतरी गर्मियों की कोई दोपहर याद आ जाती। इस तरह मेरी उम्र के साथ साथ घर का सन्नाटा, मेरा अकेलापन और माँ का अपना संसार विकसित होता गया था। हम दोनों के बीच की संवादहीनता, दूरियां और मजबूरियां बढ़ती गईं।
मैं बड़ा होता रहा, वो बूढ़ी होती गई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहने लगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहने लगी। मेरे कॉलेज में जाते ही समूचे देश में इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। इमरजेंसी के साथ साथ माँ की गंभीर और लंबी बीमारी के दिन आए थे। उस साल लंबे समय के लिए उसे अस्पताल में रहना पड़ा था। जब वो अस्पताल से लौटी तो उसका शरीर ही नहीं, स्वभाव भी बदल गया था। जो माँ घर से अस्पताल के लिए निकली थी, वो माँ वापस नहीं आई। अस्पताली दिनों में उस माँ की मृत्यु हो गई। लौटी हुई माँ अपने को अभिव्यक्त करने के लिए किसी कलाकार की तरह बेचैन रहने लगी। जब मैं लौटता तो उसका अंतहीन एकालाप शुरू हो जाता। वो बार बार अपने अतीत में लौटती। घर में अब पिता के व्यक्तित्व के छोटे से छोटे डिटेल्स का जिक्र होने लगा था। अपनी मृत्यु के बरसों बाद वे दोबारा जीवित हो रहे थे, माँ की स्मृति में, मेरी कल्पना में। अब वो गहरी बेसब्री के साथ मेरी प्रतीक्षा करती रहती, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती। अब शाम का खाना भी वो स्वयं ही बनाने लगी थी। जिस तरह संवाद उसकी आत्मा की गहरी ज़रूरत बन गया था, उसी तरह खामोशी मेरी आत्मा का हिस्सा। मैं उसकी तमाम बातें खामोशी के साथ सुनता रहता। अपनी इच्छा के बावजूद मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अपनी नंगी खामोशी के साथ माँ की तकलीफ़ों को सुनते हुए मैं एकदम निराली यातना से गुजर रहा था। कभी कभी मेरी क्रूर, असहनीय और लंबी खामोशी से तंग आकर वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाती। देर देर तक रोती रहती। मेरी अड़ियल, गूंगी और बंजर आत्मा को खड़खड़ाने की समूची कोशिशें करती, लेकिन मैं किसी आदिम पत्थर की प्राचीन मूर्ति की तरह खामोश, बेबस और अकेला खड़ा रहता। इस तरह न चाहते हुए भी मैं माँ से अपना बदला ले रहा था। जिस प्रकार उसने मेरे बचपन को खाली, अनाथ और उजाड़ बना दिया था, मैं उसके बुढ़ापे को दयनीय, अकेला और असहनीय बना रहा था। आज मैं सोचता हूँ कि वह कितने अजीब और तकलीफदेह दिन थे, जब मैं माँ को अपने बेहद करीब महसूस करते हुए भी अपनी आत्मीयता को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था। सचमुच वे बेहद जटिल, बेबस और यातनामय दिन थे। उन्हीं दिनों छुट्टियों में उसने नर्मदा के किनारे जाना शुरू किया था। बेजान पुस्तकों और रिकॉर्डों के सहारे अपने अकेलेपन से लड़ते लड़ते वो थक गई होगी। अपनी उस थकान से बाहर आने के लिए वो नर्मदा के शांत किनारों, वहाँ के प्राचीन मंदिरों, वहीं की खामोश चट्टानों के पड़ोस में अपना कुछ समय गुजारने लगी। संभवतः नर्मदा के आदिम एकांत में उसे तसल्ली मिलती रही होगी, या वहाँ जाना अपने अकेलेपन से लड़ने का उसका कोई नया औजार रहा होगा। उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है हर वो आदमी जो अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए किसी न किसी औजार की तलाश करता रहता है। अपनी इस तलाश के दौरान कोई संगीत के करीब आता है, कोई शराब के पास। इस औजार को पाने के लिए कोई किसी से बेहद प्यार करने लगता है, तो कोई लंबी यात्राओं पर निकल पड़ता है। कोई इसे शतरंज की मोहरों के बीच ढूंढता है, तो कोई किताबों के पन्नों में। लेकिन हर वो आदमी जो अकेलापन महसूस करता है और जिसने उसके सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं किया है, किसी न किसी औजार को ढूंढता है, पाता है, खोता है, इस्तेमाल करता है और इस तरह अंतहीन युद्ध में लगातार लड़ता रहता है। मैंने भी पिछले वर्षों में अपने अकेलेपन, अपनी ऊब और ज़िंदगी के एक रास्ता से लड़ने के लिए कुछ औजारों का सहारा लिया है। कुछ तो छूट गए हैं, पर कुछ अब भी साथ हैं। वे अपने अधूरेपन के साथ, मैं अपने अधूरेपन के संग। अपने अकेलेपन के खिलाफ ऐसी तमाम मानवीय कोशिशों के बावजूद कभी कभी घनघोर उदासी लिए ऐसे वीरान दिन आते हैं, जब अपने कमरे का ताला खोलते हुए लगता है कि काश घर में एक बिल्ली ही होती या कोई कुत्ता, तब अपना लौटना इतना बंजर और तकलीफदेह प्रक्रिया न होती। घर में ऐसी कोई तो जीवित आंखें होती जिन्हें मेरी प्रतीक्षा रहती। ऐसे दिनों में ही मुझे माँ के साथ बीते हुए उसके अंतिम दिन याद आते हैं, जब वो बेसब्री के साथ मेरी राह देखती रहती थी। मुझे याद है वो रात। उस रात मैं काफ़ी देर से बियर की गंध के साथ लौटा था। वो दरवाजे पर ही थी, अपनी बेचैन और पगलाई आंखों से मेरी तरफ देखती हुई। मेरे भीतर घुसते ही वो रोने लगी। बाद में घबराए हुए शब्द बाहर आए थे, अभी अभी वे सुधीन को ले गए। मैंने पढ़ते पढ़ते पड़ोस में किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें सुनी। मैंने खिड़की से झांका
तो पुलिस थी, और इस तरह वो उस घटना के छोटे छोटे डिटेल्स बताती रही थी। मुझसे जल्दी घर लौटने की प्रार्थना करती रही थी। वे इमरजेंसी के दिन थे। उन दिनों देर रात तक सड़कों पर रहना गहरे संकट को जन्म देना था। गर्मियों की उस रात के कुछ दिनों बाद ही माँ का देहांत हो गया। माँ की मृत्यु के बाद की पहली बारिश में मैं अध्यापक की नौकरी के साथ इस कस्बे में चला आया। माँ अपने अंतिम दिनों तक पढ़ाती रही। लगता है मैं भी अपने अंतिम दिनों तक अध्यापक ही रहूँगा, अपनी ऊब, मजबूरियों और अंधेरों के साथ। कभी किसी कस्बे में तो कभी किसी गांव में, कभी अपनी स्मृतियों के बीच तो कभी अपने सपनों के संग। सोचता हूँ कि इस पृथ्वी पर स्वप्न, स्मृति और कल्पना जैसी चीज़ें ना होती तो मेरी अपनी ज़िंदगी न जाने कितनी भयावह, खाली या वीरान होती। पिछले 2 वर्षों में कुछ अपवादों को छोड़ मेरी स्मृतियों ने, मेरे स्वप्नों ने, मेरी कल्पनाओं ने मुझे कितना सुख दिया है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। परसों की ही बात है। नींद में जाने से पहले मैं अगाथा क्रिस्टी की पुस्तक पढ़ता रहा। उस रात शिवालय से भजन की आवाज़ें आती रही थीं। उसी रात मुझे स्वप्न में माँ के स्कूल का लंबा चौड़ा हरा मैदान दिखा, जिस पर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए नन्ही नन्ही छात्राएं नृत्य कर रही हैं। तरह तरह के रंगों और मार्मिक संगीत के टुकड़ों के बीच फैली हुई एक पवित्र, नन्ही और जादुई दुनिया। मैं अपनी बुखार से तपती देह, बिखरे बालों और सफ़ेद कपड़ों के साथ इमली के पेड़ के करीब की उस बेंच पर बैठा हुआ हूँ, जहाँ मैं बचपन में माँ की प्रतीक्षा में बैठा रहता था। स्वप्न में शाम ढल रही है, तभी एक खूबसूरत और जवान अध्यापिका मेरे करीब आती है। उसने जिस रंग की साड़ी पहन रखी है वो मेरे लिए अजनबी रंग है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, हालांकि वो मेरी तरफ बढ़ रही है। नृत्य जारी है, संगीत फैल रहा है, रंग खिल रहे हैं। तभी मैं देखता हूँ कि वो अध्यापिका मेरी तपती हुई देह को बेहद आत्मीयता से छू रही है। उसकी उंगलियाँ मेरे बालों को सहला रही हैं। बाद में अपना सिर उसकी गोद में रखे हुए मैं नृत्य देख रहा हूँ। धीरे धीरे इमली का पेड़, वहाँ रखी बेंच, मरियम की प्रतिमा, बच्चों के झूले, गलियारे से आती नन और अजनबी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ मैं उस नृत्य में शामिल हो गए हैं। हमारे आसपास पियानो, वायलिन और ऑर्गन की बाहर आती आवाज़ें हैं। इस तरह देर तक वो नृत्य जारी रहता है और उसकी समाप्ति पर मैं उस अजनबी गोद का बेहद परिचित चेहरा देखता हूँ। वो माँ की जवानी का चेहरा है। उस चेहरे पर फैली ममता मुझे खींच रही है और मैं उस चेहरे के करीब बढ़ रहा हूँ। यहीं मेरा स्वप्न टूट गया था। सुबह उठा तो सिरहाने स्वप्न की याद थी, क्रिस्टी के उपन्यास, सिगरेट के पैकेट और माचिस की डिब्बी के साथ। उस दिन अपने स्वप्न की स्मृति में गहरा सुख मिलता रहा। खुदा का शुक्र था कि उस दिन रविवार होने के कारण मुझे ब्लैक बोर्ड के करीब खड़े होकर गणित के नीरस सूत्रों और छात्रों के मंद दिमागों से गुजरना नहीं था। उस रोज किसी और स्वप्न की तलाश में मैं दोपहर तक सोता रहा था। खुदा का शुक्र था कि उस दिन रविवार था। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी स्वप्न।